तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स लॉज या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, अभी तक हमने आपको बताया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक, और सबके एग्जांपल बताए, कैलकुलेशंस बताएं। ठीक, आज हम आपको बताएंगे मेंडल्स लॉज या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। Mendel's laws या principles of inheritance। तो ये अपना जेनेटिक्स के अंदर सब टॉपिक है, मेंडल्स लॉज और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखिए जो मेंडल साहब थे, इन्होंने कहा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कुछ ना कुछ समथिंग, एक ऐसी कुछ चीजें हैं जो क्या हो रही हैं, पास्ड आउट हो रही हैं, ट्रांसफर हो रही हैं। ठीक है ना, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स हो रही हैं फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक, तो उन समथिंग को जो गैमीट्स के थ्रू सक्सेसिव जनरेशन में पास हो रही है, उन समथिंग को मेंडल साहब ने क्या बोला कि ये जो है क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक, ये क्या है, फैक्टर है। इन्हीं फैक्टर को हम डिटरमाइनर भी बोलते हैं। ठीक, तो इसको देख लीजिए, मेंडल proposed that there is something which passed from one generation to next generation। किसके थ्रू पास हो रही है, गैमीट्स के थ्रू gametes, through gametes, and these are called as factors or determiners। या तो इनको फैक्टर्स बोलेंगे या बोलेंगे डिटरमाइनर्स। ठीक, तो जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन गैमेट्स के थ्रू पास हो रही है, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स और डिटरमाइनर्स। जोहानसन नाम के एक साइंटिस्ट ने जो ये समथिंग थे, जो फैक्टर्स थे, डिटरमाइनर्स थे, इनको एक नया टर्म दिया, इसका नाम आया जीन। क्या नाम आया, जीन। तो आपको पता है कि जोहानसन ने एक टर्म दिया, ठीक, जिसको उन्होंने बोला मेंडेलियन फैक्टर को जीन्स बोला। क्या बोला, जीन्स। ठीक, तो जीन क्या था, एक मेंडेलियन फैक्टर था, मेंडेलियन फैक्टर था। ठीक, तो जीन हमारा था मेंडेलियन फैक्टर। ठीक, एलील्स जो होते हैं, एलील्स जो हैं वो क्या है, अल्टरनेटिव मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ ए जीन। अल्टरनेटिव मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ ए जीन आर नोन एज एलील्स। उनको हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द जीन, स्लाइटली different form of the genes, slightly different form of the genes। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा है, उसके बाद हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और भी कुछ चीजें हैं उसको बता लें, फिर हम मेंडल्स के जो लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उस पे आएंगे। ठीक है ना, तो जीन्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जीन्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द chromosomes, present on the chromosomes। तो जीन्स हमारे कहाँ प्रेजेंट हैं,
जीन्स हमारे प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम्स में, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स जो हैं आपको पता है क्रोमैटिन मटेरियल होता है हमारी बॉडी में, ठीक, क्रोमैटिन मटेरियल होता है। तो जीन को हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि ये किसी भी कैरेक्टर का या ट्रेट का फंक्शन डिसाइड करता है या कंट्रोल करता है, ठीक। तो आप कह सकते हैं a gene controls the function of character trait of an individual। अभी आपको वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस भी बताएंगे, ठीक। तो एक बात ये निकल के आई कि जो जीन है वो कैरेक्टर या ट्रेट का फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक। क्या करता है, कंट्रोल करता है या मेजर कंट्रोल करता है या उसके डेवलपमेंट को गवर्न करता है, ठीक। तो 1940 में जीन को हम क्या समझते थे, 1940 में जीन को हम समझते थे बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा ये कंट्रोलिंग हो रही है, सिंगल बायोकेमिकल रिएक्शन से उसके द्वारा कंट्रोलिंग हो रही है, ठीक, बाय डायरेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल एंजाइम, ठीक। तो 1940 में ऐसा समझा जाता था, इन 1940 it was considered that gene directs the biochemical reaction, जीन जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शन डायरेक्ट कर रहा है, ठीक। और उसके बाद उससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ सिंगल एंजाइम हो रहा है, इसी से हमारा प्रोडक्शन ऑफ सिंगल एंजाइम हो रहा है, ठीक। यहीं से एक हाइपोथेसिस आई थी जिसको बोला गया था वन जीन और वन एंजाइम हाइपोथेसिस। क्या बोला गया था, वन जीन और वन एंजाइम हाइपोथेसिस, वन जीन और वन एंजाइम हाइपोथेसिस बोला गया था। क्या बोला गया था, वन जीन और वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ठीक। तो एक जीन है वो कंट्रोल कर रहा है क्या, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। मगर इसके बाद हमको ये पता चला जबकि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो ये बात निकल के समझ में आई कि जो एक जीन होता है वो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड, ठीक। तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड को जब वो प्रोड्यूस करेगा ना कि किसी जीन एंजाइम को कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो चीजें निकल के आई उसमें आया कि वन जीन produces one single polypeptide not one enzyme, किसी एंजाइम को नहीं कर रहा है, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड को कर रहा है। पेप्टाइड बॉन्ड आप जानते हैं दो अमीनो एसिड के बीच बनता है, जब मल्टीपल चेन्स होती है अमीनो एसिड की तो वो पॉलीपेप्टाइड कहलाती है, नॉट वन एंजाइम। तो उसके बाद इस हाइपोथेसिस का थोड़ा सा चेंज हुआ, इसका नाम हो गया वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, ठीक। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस जो है वो हो गया इसमें, ठीक। इसका थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक। उसके बाद फिर एक बात ये आई निकल के कि जो जीन है हमारा, तो जीन जो है वो लीनियर केमिकली जो है लीनियर सेगमेंट ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल, उस केमिकल मॉलिक्यूल का नाम क्या है, डीएनए। क्या नाम है,
डीएनए, लीनियर सेगमेंट ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल विच इज नोन एज डीएनए। तो जीन, हमारे जीन के बारे में आपने कितनी सारी बातें पढ़ ली, कितना सब कुछ जान लिया कि जो जीन है वो क्या है, लीनियर सेगमेंट ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल या फिर डीएनए। ठीक, इसी को हम जो है लीनियर सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं सिस्ट्रॉन। क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन। ठीक, क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन। ठीक, तो अब ये बात आई कि जीन क्या है, लीनियर सेगमेंट ऑफ केमिकल डीएनए। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, इसी को अब हम जो है सिस्ट्रॉन कहते हैं। और एक सिस्ट्रॉन जो है एक पॉलीपेप्टाइड का जो सिंथेसिस होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक, एक पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द सिंथेसिस। ठीक, तो एक सिस्ट्रॉन जो होता है एक पॉलीपेप्टाइड को, ये आज के समय में हम बोलते हैं कि एक सिस्ट्रॉन एक पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। ठीक, तो जितने भी सिस्ट्रॉन है उनका काम ये है पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस को, पॉलीपेप्टाइड की प्रोडक्शन को क्या करना है, कंट्रोल करना है, और उसके बाद उनको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तैयार करना है। ठीक, तो सिस्ट्रॉन क्या है, एक यूनिट ऑफ फंक्शन है। सिस्ट्रॉन इज considered as सिस्ट्रॉन is considered as unit of function. सिस्ट्रॉन is considered as unit of function. क्या बोलेंगे, सिस्ट्रॉन is considered as unit of function. ठीक, तो सिस्ट्रॉन जो है प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है एक पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में। ठीक, अब उसके बाद आती है एक यूनिट और होती है जिसको हम सिस्ट्रॉन की यूनिट से नाम जानते हैं, दैट इज सब यूनिट ऑफ सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन की सब यूनिट जो होती है, ये सब यूनिट कहलाती है रैकॉन। क्या कहलाती है, रैकॉन। रैकॉन का काम है कि किसी भी तरीके से, सिस्ट्रॉन का तो काम है कि आप पॉलीपेप्टाइड का जो प्रोडक्शन है, सिंथेसिस है, उसको मैनेज करें। रैकॉन एक ऐसा पार्ट है, सब यूनिट है सिस्ट्रॉन का, जो कि रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस से गुजरता है। ठीक, दैट अंडरगोज रिकॉम्बिनेशन, दैट अंडरगोज रिकॉम्बिनेशन। तो रैकॉन जो होता है वो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस से गुजरता है। ठीक, उसके बाद आता है म्यूटॉन। क्या आता है, म्यूटॉन। म्यूटॉन भी सब यूनिट है किसकी, सिस्ट्रॉन की। तो म्यूटॉन एक ऐसी सब यूनिट है सिस्ट्रॉन की जो कि कैपेबल है म्यूटेशन के लिए, म्यूटॉन। ठीक, तो म्यूटॉन भी आपकी जो है सब यूनिट है, सब यूनिट ऑफ, ठीक, सब यूनिट ऑफ सिस्ट्रॉन। तो सब यूनिट ऑफ सिस्ट्रॉन that is capable of mutation, that is capable of mutation। तो म्यूटॉन के अंदर एक खासियत ये है कि इसके अंदर म्यूटेशन करने की, जो जीन म्यूटेशन होता है वो हमारा म्यूटॉन से संभव हो पाता है। ठीक, तो जो ये टर्म आपने पढ़े, कौन कौन से टर्म पढ़ लिया आपने, आपने पढ़ लिया सिस्ट्रॉन, ठीक, आपने पढ़ लिया रैकॉन, आपने पढ़ लिया म्यूटॉन। ठीक, ये तीन आपने आज नए टर्म पढ़े। तो सिस्ट्रॉन, रैकॉन और म्यूटॉन, ये तीनों टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम था एस बेंजर। क्या नाम था, एस बेंजर, एस बेंजर। ठीक, तो एस बेंजर ने 1955 में ये तीनों टर्म्स दिए थे, gave the terms, gave the terms। ठीक, तो आप नोट कर सकते हैं इसको।
तो देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको नोट कर लिया होगा। देखिए मेंडल्स लॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि जो मेंडल्स के जो लॉ थे इनहेरिटेंस के, ठीक, हेरिडिटी, उन्हीं को बोला जाता है मेंडलिज्म। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय मेंडलिज्म, मेंडलिज्म से आप क्या समझते हैं? ठीक, मेंडलिज्म से आप क्या समझते हैं? ठीक, तो आप कह सकते हैं Mendel's laws of inheritance, Mendel's laws of inheritance is called as Mendelism. It's called as Mendelism. इसको क्या बोलते हैं? मेंडलिज्म कहते हैं। ठीक, तो ये कौन कौन से लॉ थे? ये थे हमारे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, तो ये जो थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड थे। उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था वो डाईहाइब्रिड क्रॉस पे हमारा बेस्ड था। ठीक, तो 3 मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, 3 मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं। एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, ये दोनों आपके हैं बेस्ड अपॉन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे लॉ निकल गया है। ठीक, उसके बाद आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये है डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड अपॉन डाईहाइब्रिड क्रॉस, बेस्ड अपॉन डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, तो इसके शुरुआत में जो ये हम पढ़ रहे हैं मेंडल्स के लॉज, यहीं पे एक टॉपिक आता है आपका इससे पहले, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। इसको भी देख लेते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। क्या आखिर में इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन क्या है? एक जीन का इनहेरिटेंस से आप क्या समझते हैं? मेंडलिज्म आपको समझ में आ गया कि जो मेंडल्स के लॉज की स्टडी करना है, ये जो मेंडल्स के लॉज है उन्हीं को मेंडलवाद या मेंडलिज्म कहते हैं। ठीक, अब बात आती है इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। ठीक, तो आपको पता है कि हर कैरेक्टर जो है एक जीन से कंट्रोल्ड है। कोई भी कैरेक्टर हो, किसी भी इंडिविजुअल का हो, ठीक, उसके 2 एलील्स हैं, उसके 2 एलील्स हैं। ठीक, ये जो दोनों एलील्स हैं यही हमारा कहलाता है मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। क्या क्या कहलाता है? बाय हैविंग एटलीस्ट 2 एलील्स इज नोन एज, अ जीन हैविंग एटलीस्ट 2 एलील्स इज नोन एज मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। उसको हम बोलते हैं मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। तो एक जीन की स्टडी करना, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन, किसी भी एक जीन की, सिंगल जीन की स्टडी करना जिसमें 1 पेयर ऑफ एलील्स हो, जिसमें 1 पेयर ऑफ एलील्स हो,
किसी भी कैरेक्टर का, ऑफ ए कैरेक्टर, ठीक, ऑफ ए कैरेक्टर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। क्या बोलते हैं इसको? ऑफ ए कैरेक्टर इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक, तो आप लिख सकते हैं स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब अनुवांशिकता, अनुवांशिकता, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ single gene having at least one pair of alleles, ठीक, एक पेयर ऑफ एलील हो, तो ये हमें कहाँ लिखने में मिल जाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन बट हैविंग एटलीस्ट वन पेयर ऑफ एलील्स, ठीक, तो इस वन पेयर ऑफ एलील्स को हम क्या बोलेंगे? मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे? मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, इसको कहेंगे मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक, ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, is called inheritance of one gene। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक, तो आपको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म में लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, हाइट है, कलर है, ठीक, फ्लावर कलर है या शेप ऑफ पॉड है, ठीक, हर कैरेक्टर जो एक इंडिविजुअल में रिप्रेजेंट करता है उसका सिर्फ कारण होते हैं उसके दो यूनिट फैक्टर, जिनको हम क्या बोलते हैं? एलील्स कहते हैं। ठीक, तो ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, कैरेक्टर क्या है? एग्जाम्पल देख लीजिए, हाइट ऑफ स्टेम, फ्लावर कलर, शेप ऑफ पॉट कलर, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है। ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू यूनिट फैक्टर्स called as alleles, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? एलील कहते हैं। ठीक, अब बात आती है कि जो एलील्स हैं वो सेम जगह, सेम जीन लोकस में होते हैं, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में सेम जीन लोकस पे होते हैं। ठीक, they occupy the same place on the locus of two homologous chromosomes, ठीक, तो ये बात हो गई आपकी कि एलील्स क्या है, वो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स में किस प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक, जैसे दोनों एलील्स अगर सेम जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज दैट हाइट ऑफ ए स्टेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक, तो एक होगा कैपिटल टी और एक होगा स्मॉल टी, ठीक, और दोनों की लोकेशन क्या होगी? सेम प्लेस ऑन द लोकस ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक, तो जब दोनों एलील्स सेम जीन्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, तो कंडीशन कैसी होगी? कंडीशन होगी हमारी होमोलोगस। कैसी होगी कंडीशन? जैसे ये वाली कंडीशन आपकी, ये होमोलोगस कहलाई जाएगी, होमोलोगस। ठीक, कैपिटल टी दोनों एलील जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, और अगर डिफरेंस आ गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया, ठीक, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया, ठीक,
तो हम क्या बोलेंगे इसको, हेटेरोजाइगस बोल देंगे, इसको बोल देंगे हेटेरोजाइगोस, या फिर कह सकते हैं हेटेरोजाइगोसिटी, हेटेरोजाइगस भी बोल सकते हैं और हेटेरोजाइगोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाली कंडीशन है। उधर हमने बताया आपको कैपिटल टी जब दो एलील्स डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ द सेम कैरेक्टर शो करें। तो यहाँ पे अगर आप देखें कैपिटल टी स्मॉल टी, तो डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ द सेम कैरेक्टर, डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ द सेम कैरेक्टर। यहाँ क्या है, सेम ट्रेट्स ऑफ द सेम कैरेक्टर। ठीक, तो यहाँ पे आप बोलेंगे होमोलोगस, वहां बोलेंगे हेटेरोजाइगस। ठीक, तो ये हमारा जो है पूरा कॉन्सेप्ट था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का। ठीक, अब कई बार एक ऐसी कंडीशन भी आती है जिसको हम बोलते हैं प्लायोट्रॉपी। क्या कहते हैं, प्लायोट्रॉपी। ठीक, समझ लीजिए, प्लायोट्रॉपी। ठीक, यहां पे क्या होता है, यहां सिंगल जीन इन्फ्लुएंस करता है अदर जीन, इन्फ्लुएंसेस अदर जीन्स इन एन इंडिविजुअल, इसको बोलते हैं हम प्लायोट्रॉपी। क्या कहते हैं, प्लायोट्रॉपी। ठीक, तो प्लायोट्रॉपी में एक सिंगल जीन जो होता है, सिंगल जीन जो है, एक ऐसी कंडीशन आती है कि सिंगल जीन जो है मोर देन वन ट्रेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है, मोर देन वन ट्रेट को इफेक्ट करता है। ठीक, अब एक टर्म आता है मल्टीपल एलील्स का। किसका आता है, मल्टीपल एलील्स का। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे पर्टिकुलर जीन जो है तीन या उससे ज्यादा एलीलिक फॉर्म्स में, मल्टीपल एलील शब्द ही अपने आप में आप समझ रहे होंगे कि कोई भी जीन तीन या उससे ज्यादा एलील फॉर्म्स में पाया जाता है। ठीक, तो मल्टीपल एलील समझ लीजिए बात, मल्टीपल एलील कैसी कंडीशन है, ये आप समझ रहे होंगे। सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस अदर ट्रेट्स, ये जीन्स नहीं है, अदर ट्रेट्स। जैसे एक जीन एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लियोट्रॉपी में सिंगल जीन अदर ट्रेट्स को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है या मोर देन वन ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो मल्टीपल एलील्स में क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन इन विच जीन हैव 3 or more than 3 or more than 3 या 3 से ज्यादा एलीलिक फॉर्म्स और एलीलोमॉर्फ्स भी आप कह सकते हैं in an individual ठीक, तो 3 और 3 से ज्यादा, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलील। क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील। ठीक, अब हम आपको पढ़ाएंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। law of dominance. लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, तो जो मेंडल्स का पोस्टुलेट था डोमिनेंस का, ठीक, उसको कॉरेंस के द्वारा
लॉ ऑफ डोमिनेंस बना दिया गया। अब लिख सकते हैं मेंडल्स पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस was raised to, जो इसका पोस्टुलेट था इसी को बाद में मेंडल के पोस्टुलेट को, मेंडल का जो डोमिनेंस का पोस्टुलेट था उसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस में कन्वर्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? कॉरेंस के द्वारा। लॉ ऑफ डोमिनेंस बाय कॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या कर दिया, काम पूरा मेंडल साहब ने किया था, पोस्टुलेट सारे बनाए थे, उनका जो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था वो कॉरेंस के द्वारा स्टेटस जो दिया गया, लॉ का स्टेटस जो दिया गया वो किसने दिया? कॉरेंस ने दिया 1901 में, इन 1901। ठीक, अब इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का स्टेटमेंट क्या है, क्या कहना चाहता है ये। ठीक, तो इसका पहला जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट समझ लेते हैं। ठीक, तो इसका जो पहला स्टेटमेंट इसका ये कहता है कि कोई भी कैरेक्टर्स जो हैं, कोई भी कैरेक्टर्स हैं, 10 हों, 20 हों, 50 हों, वो कैरेक्टर्स जो हैं कंट्रोल किए जाते हैं डिस्क्रीट यूनिट के द्वारा। ठीक, उन्हीं को हम बोलते हैं फैक्टर्स। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय discrete units which are distinct in nature, also termed as factors। इनको हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। ठीक, तो कैरेक्टर्स जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं, आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स। डिस्क्रीट यूनिट्स जो होती हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं और उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर्स। अब जो ये फैक्टर्स हैं इनको आज के दौर में हम क्या बोलते हैं? नाउ कॉल्ड एज एलील्स। इनको हम एलील्स कहते हैं। ठीक, अब जो एलील्स हैं, एलील्स जो हैं वो पेयर्स में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? एलील्स अकर्स इन पेयर्स। तो एलील्स जो होते हैं वो हमेशा किसमें मिलते हैं? पेयर्स में मिलते हैं। एलील्स हमको मिलते हैं पेयर्स में। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे तो जो 2 एलील्स होते हैं वो आउट ऑफ द 2 एलील्स सिर्फ एक एलील ऐसा होता है, ओनली 1 एलील इज देयर, ठीक, विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द हाइब्रिड। हाइब्रिड में सिर्फ एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और जो अदर एलील है उसका एक्सप्रेशन को प्रिवेंट कर देता है। ठीक, तो थर्ड स्टेटमेंट देख लीजिए। आउट ऑफ द 2 एलील्स only one allele expresses itself in the hybrid condition, and other allele is prevented by its expression due to first allele, एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है और दूसरा एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक, तो जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर ले जाएगा उसको हमने नाम दिया डोमिनेंट एलील। क्या नाम दिया? डोमिनेंट एलील। और जो नहीं एक्सप्रेस कर पाया, which was unable to express, it was known as recessive allele। ठीक, एलील
which expresses itself is called as dominant allele, इसको हम बोलेंगे dominant allele, called as dominant allele। और जो ना कर पाए अपने आप को एक्सप्रेस, allele which can't express itself is called recessive allele, it's called recessive allele। तो जो एक्सप्रेस कर पाएगा उसको डोमिनेंट एलील बोलेंगे, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसको हम रेसेसिव एलील बोलेंगे। ठीक, तो ये था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, तो इसका थोड़ा सा हम जो है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं पेरेंट्स जनरेशन। क्या लेंगे? पेरेंट्स जनरेशन। तो पेरेंट जनरेशन में हम देखते हैं कि हमने फिनोटाइप और जीनोटाइप किस हिसाब से लिए। तो ये इसका रो बन जाएगा फिनोटाइप्स का, और ये हो जाएगा जीनोटाइप्स का। आपको पता है जीनोटाइप्स होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, फिनोटाइप्स होता है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक, तो इसमें दो आ गए, होमोजाइगस टॉल, ठीक, और होमोजाइगस डॉर्फ। होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉर्फ। तो आप ये समझ लो कि होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉर्फ यानी कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों होमोजाइगस है। होमोजाइगस होगा तो दोनों ही सेम होंगे, कैपिटल होगा तो इधर भी कैपिटल होगा, इधर स्मॉल होगा तो इधर भी स्मॉल होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल है ये स्मॉल है, कभी भी इस तरीके से नहीं होगा। ठीक, तो जो ये कैपिटल टी आपको इधर लिख सकते हैं, इसको जीनोटाइप के सामने लिख लीजिए, ये जेनेटिक मेकअप शो कर रहा है। ठीक, अगर इसके गैमेट्स की बात किया तो ये इस तरीके से सेग्रीगेट हो जाएंगे, स्मॉल टी और स्मॉल। ठीक, अब जब आएगा इसमें क्या होगा? क्रॉसिंग होगी। क्या होगा? क्रॉसिंग होगी। तो आप देखेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, तो ये जो हमारी पहली जनरेशन आ गई
ये कैसी आ गई, ये आ गई हमारी हाइब्रिड टॉल। मतलब टॉल तो है भाई, टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, टॉल होगा। देखने में लंबा होगा, टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ठीक। मगर ये कंडीशन कौन सी कहलाई जाएगी, हाइब्रिड कंडीशन। कैसी कंडीशन होगी, हाइब्रिड कंडीशन, ठीक। तो ये कंडीशन हमको कब मिलेगी, ये कंडीशन मिलेगी हाइब्रिड टॉल वाली F1 जनरेशन। कब मिलेगी, F1 जनरेशन में, ठीक। तो ये कंडीशन हमको मिलेगी F1 जनरेशन, जिसमें हमारा फिर से वही बात आ जाएगी, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप यहाँ कैसा है, हाइब्रिड है, हाइब्रिड टॉल है, ठीक। और जीनोटाइप की अगर आप बात करें तो जीनोटाइप जो है हमारा ये आपके सामने है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। आप इसको फिर से एग्रीगेट करते हैं, फिर से अलग करते हैं, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर इसको अलग करेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब हम तैयार हो जाते हैं किसके लिए, सेकंड फीलियल जनरेशन के लिए, F2 जनरेशन के लिए, ठीक। तो F2 जनरेशन जो हमको मिलेगी, यहां पे देख लेते हैं, F2 जनरेशन जो मिलेगी उसमें क्या होगा, F2 जनरेशन में जब आप कैपिटल टी का स्मॉल कैपिटल टी से करेंगे तो आपको मिलेगा कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी से करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी से करेंगे, स्मॉल टी का कैपिटल टी से करेंगे तो ये रहेगा, और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमको मिला कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी क्या, होमोजाइगस टॉल। फिर यहाँ मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है हमारा हेटेरोजाइगस टॉल। फिर मिला हमको कैपिटल टी स्मॉल टी, ये फिर है हेटेरोजाइगस टॉल। उसके बाद मिला होमोजाइगस डॉर्फ, ठीक। तो अगर आप देखें F2 जनरेशन में फिर बात आ जाएगी फिनोटाइप। तो फिनोटाइप अगर आप देख रहे हैं तो 3 टॉल मिल रहे हैं आपको, कौन कौन से, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, स्मॉल टी स्मॉल टी, और एक मिल रहा है आपको डॉर्फ, 1 डॉर्फ, एक आपको क्या मिल रहा है, डॉर्फ मिल रहा है। और ये हमारी जीनोटाइपिक कंडीशन है, ये हमारी जीनोटाइपिक कंडीशन है। तो देखिए कैपिटल टी इसको बोला जाएगा होमोजाइगस, होमोजाइगस टॉल, क्या बोलेंगे, होमोजाइगस टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस टॉल। स्मॉल टी को क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, होमोजाइगस डॉर्फ, क्या कहेंगे, होमोजाइगस डॉर्फ बोलेंगे, हम बोलेंगे होमोजाइगस डॉर्फ, ठीक। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये तो आपने समझ लिया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस का पहला सिग्निफिकेंस ये कहता है कि कैरेक्टर्स जो हैं कंट्रोल किए जाते हैं डिस्क्रीट यूनिट ऑफ, इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक। तो पहला इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं डिस्क्रीट यूनिट से। कैरेक्टर्स आर controlled by discrete units called factors।
कैरेक्टर्स हमेशा डिस्क्रीट यूनिट जिनको हम फैक्टर्स बोलते हैं उससे कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक, अब फैक्टर्स जो हैं ये पेयर में अकर करते हैं। फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स, फैक्टर अकर्स इन पेयर्स, फैक्टर्स हमेशा जो है पेयर में अकर करते हैं। ठीक, ये एक्सप्लेन करता है ये लॉ, इट एक्सप्लेन्स, ये लॉ है ये एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन्स व्हाई द ऐसा क्यों है। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस ये एक्सप्लेन करता है कि ऐसा क्यों है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो प्रोजनी हैं F1 जनरेशन के, ठीक है ना, F1 जनरेशन के जो प्रोजनी हैं वो सिर्फ सिंगल पेरेंट के ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं। व्हाई द individuals of F1 generation expresses the trait of same parent, ठीक, या आप कह सकते हैं ट्रेट ऑफ नॉट सेम पेरेंट ऑफ ओनली वन पेरेंट, सिर्फ एक पेरेंट का ट्रेट ये एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, उसके बाद जो 3:1 का रेशियो आया टॉल और डॉर्फ का, ठीक, F2 इंडिविजुअल्स में, उसको ये एक एक्सप्रेस करने में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित है। लॉ ऑफ डोमिनेंस is able to express the 3:1 ratio of the phenotypic ratio in F2 generation, F2 जनरेशन में जो भी हमने एक रेशियो देखा 3:1 का टॉल प्लांट्स का, ठीक, उसको ये बताने में बहुत ही अच्छे से इसने बताया, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक, ये इंडिकेट करता है कि जो मिक्स्ड पॉपुलेशन है, ठीक है ना, जो मिक्स्ड पॉपुलेशन है, ठीक, ये सुपीरियर, जो मिक्स्ड पॉपुलेशन में जो सुपीरियर है, ठीक है ना, सुपीरियर जो है वही शो होते हैं, बाकी जो रेसेसिव एलील्स हैं, डिफेक्टिव एलील्स हैं, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं। ठीक, इट इंडिकेट्स why the mixed population shows superior instead of defective recessive alleles, डिफेक्टिव रेसेसिव एलील्स। ठीक, तो ये था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और उसका सिग्निफिकेंस। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और कुछ और टॉपिक्स। ठीक, थैंक यू।